नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सबके यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एज पर। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप सबको क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस बार सीबीएसई ने पूरा मन बना लिया और उन्होंने लागू किया है 2026 में 10th बोर्ड को वो 2 बार लेंगे। तो जो भी बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हैं कि कैसे 2 बार एग्ज़ाम होगा, हमें कितनी बार बैठना है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो। मैं इस पर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। साथ ही साथ मैं सोशल स्टडीज़ के सिलेबस को कैसे कवर करें और क्या-क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कौन इंटरनल असेसमेंट के व्यू से पढ़ना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और अगर किसी को स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे पढ़ाई किया जाए, टाइम टेबल, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अब मैंने ये 3 बातों पर वीडियो बनाने की बात कही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे 10th बोर्ड्स में हैं, आपके परिजन 10th बोर्ड्स में हैं, उनके बच्चे परिजन के बच्चे आई मीन 10th बोर्ड्स में होंगे, तो उन तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लाइक करें, ज़्यादा इंगेजिंग हो, तो मुझे भी वीडियो बनाने में और इंस्पिरेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10th बोर्ड के सिलेबस को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ, ठीक है? तो ये तो इंट्रो रहा, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। तो देखो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ इसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैलकुलेटिंग फैक्टर्स पढ़े, जैसे जीडीपी के बारे में पढ़ा, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा। तो उसी तरह अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि इंडियन इकोनॉमी को इतना ऊपर ले जाएं कि 2028 आते आते तक हमारे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाए। और अभी प्रेजेंट में आप सबको पता होगा कि हमारी इंडियन इकॉनमी इतनी अच्छी है कि टॉप 5 में अभी फोर्थ के आसपास हम लोग हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग टॉप 3 इकॉनमी के अंदर आने वाले हैं, ऐसा अनुमान है आपका किसका, वर्ल्ड बैंक का भी, ठीक है? जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स और भी है, सबका कहना है कि भारत जल्द ही टॉप 3 में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होगी और हमारे सेक्टर्स को ग्रोथ करना होगा। तो आखिर कैसे भारत जो अभी टॉप 4 के आसपास है वो टॉप 3 में आ सकता है? आप सबको पता हो कि पहले नंबर पे यूएसए है इकॉनमी के मामले में, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, और चौथे नंबर पे आपका जापान। और अभी स्लाइटली इंडिया भी पहुंचा था, बट इंडिया भी फिसल चुका है वापस से, लेकिन इंडिया जल्द ही जापान को रिप्लेस करके फोर्थ नंबर पे परमानेंटली इस ईयर के एंड में आ जाएगा। तो कैसे आखिर इंडिया ग्रो कर रहा है, तो उस वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडियन सेक्टर्स पे। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है? तो देखो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब तीनों सेक्टर्स अलग अलग है। अब देखो, जैसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जिसको करने से हमें वेल्थ की प्राप्ति होती है, यानी संपत्ति की प्राप्ति होती है, यानी जो काम करके हमें पैसे की प्राप्ति हो। अब पैसा कुछ भी हो सकता है, संपत्ति पैसे के रूप में हो सकता है, रुपए के रूप में हो सकता है, एन एम आपका कहा जा सकता है एनिमल्स, बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं तो उनके लिए वही संपत्ति है। तो जो भी काम करने से आपको वेल्थ की प्राप्ति, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इन एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर्स उसको कहते हैं वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करके क्रिएट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे जो है प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है? अगर आप खेती करते हो तो प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो जिस जगह पे इन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है उस जगह को कहा जाता है इंडस्ट्रीज, है ना? आप लोग देखते हो इंडस्ट्रीज में हम लोग जैसे चाय पत्ती से हम लोग छोटे छोटे रेशेदार टी बनाते हैं, गन्ना से, गन्ना आप लोग को पता हो, शुगर केन से हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये सारा कन्वर्जन कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। तो इन जगहों को हम लोग इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और टर्शियरी सेक्टर, तो जो प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर मिल करके जितने वर्क करते हैं, तो उन वर्क को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मार्केट चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने
लेदर फैक्ट्री खोलकर उससे शूज की कंपनी बनाई। अब उस शूज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मुझे गुड्स को अपने कैरी करवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, प्रचार के लिए मुझे कि ज़्यादा जिससे ज़्यादा लोग जाने मेरी कंपनी को, तो मैंने टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐड दिया। तो ये सारी जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं, ये सब आते हैं टर्शरी सेक्टर में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह। क्यों? क्योंकि सर्विस के बदले क्या करते हैं? सर्विस के बदले वो चार्ज करते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टर्शरी सेक्टर या इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि इंडियन इकोनॉमी तीन बेसिक पिलर पे खड़ी है। प्राइमरी सेक्टर जहां एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके अर्न करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रीज से करते हैं, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इन तीनों सेक्टर्स में हम कैसे कंपेयर करें कि तीनों सेक्टर्स में बेस्ट कौन है, तो क्या पैमाना है। तो उसके लिए हम लोग जो पैमाना, जो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं वो है जीडीपी। अब आप लोग को जीडीपी का फुल फॉर्म पता होगा, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है भाई? तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको जानेंगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक स्पेसिफिक ईयर में किसी भी कंट्री के द्वारा जो सर्विसेज एंड गुड्स, फाइनल गुड्स याद रखना, ये भी मैं बताऊंगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी कंट्री के द्वारा जो सर्विसेज और गुड्स प्रिपेयर किया जाता है उसके टोटल वैल्यू को याद रखिएगा। टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी इज अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड और पर्टिकुलर पीरियड इन अ कंट्री, दैट इज नोन एज जीडीपी। ठीक है, तो याद रखिएगा हम यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स को कभी भी नहीं लेते हैं, यहाँ पर हमेशा गुड्स के टोटल वैल्यू को लिया जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन पे ही जीडीपी काउंट होता है। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेशन प्रोसेस ये होता है कि जो भी गुड प्रिपेयर होता है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है और एक फार्मर वीट उगाता है। अब ये वीट उगाकर जितना अपनी जरूरत है उसके लिए रख ले, और बाकी ये ₹5 पर केजी के हिसाब से इसने आगे मील मालिक को बेच दिया। अब ये मील मालिक इससे मैदा बनाता है, फ्लोर बनाता है मान लो। अब ये जब फ्लोर प्रिपेयर कर लेता है, फ्लोर, तो ये ₹15 पर केजी के हिसाब से, अब इसको तो आटे का या मैदे का जरूरत नहीं है, तो ये बस बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। तो अब ये इसको किसको बेच दिया? एक एमएनसी कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, और अब ये बिस्किट बनाएगी, तो इस बिस्किट को बनाने के लिए इसको केवल मैदा ही नहीं चाहिए, शुगर भी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी इक्विपमेंट, पैकेजिंग करेगी तो उसको प्लास्टिक चाहिए। तो फाइनली एक बिस्किट का पैकेट बनकर तैयार होता है, और इस बिस्किट के पैकेट को ये एमएनसी कंपनी मान लेते हैं ₹60 पर पैकेट प्राइस रखती है। तो अब जो ये बिस्किट का पैकेट बना, तो इस बिस्किट के पैकेट में शुगर भी लगा, प्लास्टिक भी लगा, और ये जो मील से उसने मैदा लिया था, और मील से जो मैदा आया था वो कहाँ से आया था? वो किसानों के द्वारा उगाए गए वीट से। तो इसने उन सब के दामों को, कॉस्ट को कंसिडर करते हुए अपने बिस्किट के पैकेट का दाम रखा है। इट मीन्स यहाँ पर उस आटे का, उस गेहूं का भी दाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये बिस्किट बनाने में ये जो आपके मैदा और आटा लगे, इनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट याद रखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। और कभी भी जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, इसलिए जब भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो फाइनल गुड्स, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है या सर्विस है, उस पर कैलकुलेट होता है। और इसमें हमेशा डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है। अगर मान लो हम इन दोनों को भी ऐड कर देते तो दोनों का प्राइस यहाँ पे दो बार ऐड हो जाता, जो जीडीपी को कभी भी आपका रियल जो जीडीपी है उससे हमेशा ऊपर भागता, और वो सही कैलकुलेशन नहीं होता। इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू। और इस काम को करने में आम आदमी के बस की बात तो है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट अपने स्टेट्स प्लस यूटी की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, मान लो इंडिया में, तो उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है, और ये मिनिस्ट्री इस डेटा को कलेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर ईयर के लिए इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था इंडिया का जीडीपी फिलहाल कितना है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, और हमारा लक्ष्य है कि हम बहुत ही जल्दी $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने। और अगर आपको पता हो तो 1 ट्रिलियन लगभग कितने के बराबर होता है? एक मिनट,
1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है? अगर पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ये बराबर होता है 1 लाख करोड़ के इक्वल। ठीक है, 1 लाख, एक मिनट, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, ये डॉलर नहीं, केवल ये 1 ट्रिलियन की मैंने बात बताई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा था। अब देखो, तो कोई भी सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर डेवलप होता है तो किस तरह उसका स्टेजेस होता है। तो देखो, कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट की रास्ते पे है तो इनिशियल डेज में सबसे पहले उसका प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट करता है। जैसे इंडिया भी जब आज़ाद हुआ तो इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का ही बोलबाला रहा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो डेवलपमेंट फेज में गए तो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई। आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी। और आज जब वो इकोनॉमी मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वहाँ सर्विस सेक्टर का डोमिनेशन बढ़ता जाता है। और आज हमारे देश में भी यही है। अगर आप बुक में ग्राफ को देखोगे जा करके तो ग्राफ में सबसे ज़्यादा, ये ग्राफ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, ग्राफ में आप देखोगे ग्रीन कलर का और येलो कलर का ग्राफ दिया हुआ है बुक में, 3rd या 4th एनसीईआरटी पेज में, जहाँ सर्विस सेक्टर लगभग 50% से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ये डोमिनेट कर रही है जीडीपी में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैंने उसको भी ग्राफ से बताया कि अदर सेक्टर यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मिल करके 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में 50% अकेले टर्शियरी सेक्टर का बोलबाला है, डोमिनेंस है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसको देखेंगे कि क्या कारण है कि टर्शियरी सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज गति से, बहुत ही तीव्र गति से ग्रो कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले याद करो, कुछ बेसिक सर्विस होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स। कहीं भी लोग रहेंगे तो उनको इलाज के लिए अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स चाहिए, मनोरंजन के लिए मॉल्स चाहिए आजकल के ज़माने में। ठीक है, टूरिस्ट सेक्टर या टूरिज्म के लिए अगर आसपास तालाब है, नदी है, तो वहाँ पे टूरिज्म होगा। ठीक है, अब लोग आवाजाही करेंगे, मतलब आवागमन होगा। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट किसके अंदर आते हैं? देखो, तो ये सारे रिक्वायरमेंट टर्शरी सेक्टर में, हॉस्पिटल सेवा, स्कूल्स, एजुकेशन सेवा, आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। टूरिज्म, तो ये सारे सेक्टर बेसिक्स हैं। और ये बेसिक सर्विस सेक्टर जब डेवलप होगा तो ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। दूसरा कारण है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट। अब देखो, जैसे जैसे 1947 के बाद हमारा देश आज़ादी की बाद बढ़ता चला गया आज 2025 तक, तो इन 75-76 सालों में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया। हमारे यहाँ बड़े बड़े आईआईटीज़ हैं, एम्स हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ बड़े बड़े क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, आइनॉक्स है। तो इन सारे डेवलपमेंट में आप देखोगे हमारे यहाँ बड़ी बड़े चावल की मिलें हैं, गेहूं की बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउस हैं। अगर आप देखो कोल्ड स्टोरेज, तो इन सबको, इवन बड़े बड़े आप जाओगे तो सी पोर्ट्स हैं। तो इन सबको बनाने में सर्विस सेक्टर का हाथ है। और सर्विस सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ा। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यदि डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली इन तीनों में आपस में संबंध है और सर्विस सेक्टर डेवलप होगा ही होगा। तुम इसको अगर मैं छोटे से एग्जांपल समझाऊं तो सोचो, अगर किसी एरिया में स्कूल बनेगा तो स्कूल बनाने में जो मजदूर लगेंगे, फिर वो मजदूर स्कूल बनेगा, उसमें बच्चे पढ़ने आएंगे, तो बच्चे पढ़ने आएंगे तो क्या चीज़ से आएंगे, वो एरिया से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फिर मान लेते हैं कि वहाँ पे अच्छे टीचर्स को वहीं पर आकर रहेंगे, तो उसके लिए सब्जी वाले, वेंडर्स, ये सब वहाँ पर आकर के अपना धंधा, अपना सर्विस करना चालू करेंगे। तो इस तरह किसी एक एरिया में अगर कोई भी एक सर्विस सेक्टर का बेसिक और प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्विस सेक्टर डेवलप होता है। तीसरा कारण, लोगों का इनकम, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल सर्विस से आज क्या हो रहा है, हर लोग, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट, तो इसके कारण लोगों को सुख सुविधा, फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये फैसिलिटी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो लोग इंटरटेनमेंट और अपने सुख सुविधा की बात करेंगे। तो अगर मान लो किसी गाँव में मॉल नहीं है तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे नहीं, तो गाँव में मॉल खुलेगा, मार्ट खुलेगा, तो इस तरह वहाँ पे सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, फिर आज देखो, आज ज़माना किसका है, ग्लोबलाइजेशन, आईटी का। आप घर बैठे हो और अमेरिका में एप्पल कंपनी है, उसको लगा कि भारत एक बड़ा बाजार है तो भारत में भी हमें एप्पल का कंपनी खोलना चाहिए। पहले उन्होंने आया, उन्होंने
सर्विस सेक्टर के थ्रू एप्पल को यहाँ पे लॉन्च किया, फिर अब क्या कर रहे हैं, वो भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन और आईटी से अब एप्पल कंपनी यहाँ आ गई, तो एप्पल का फ़ोन बन रहा है, कोई दिक्कत आएगा तो उसके लिए कॉल सेंटर एप्पल का खोला जाएगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स होगा। जैसे आप लोग कॉल सेंटर पे देखते हो ना कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो किसी भी कंपनी का कॉल सेंटर भारत में आप बैठे बैठे उनको कॉल करते हो और आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इन सब कारणों से भारत में टर्शियरी सेक्टर क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर इंडिया में जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है। तो देखो, हमारे यहाँ भले ही टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके बावजूद प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये जो सेक्टर अभी भी सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तब सवाल आपके मन में आएगा कि भाई सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन टर्शियरी से, सर्विस सेक्टर से, लेकिन लोग अभी भी खेती इतनी क्यों कर रहे हैं, क्या खेती में बहुत प्रॉफिट है? तो देखो, इसका जवाब हाँ भी है, ना भी है। अब इसका जवाब चूंकि बुक में न के हिसाब से, तो मैं वैसे चलता हूँ, लोग क्यों हमारे यहाँ अभी भी सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो एग्री यानी प्राइमरी सेक्टर पे है। तो उसका कुछ बेसिक सा फंडामेंटल रीज़न है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टर्शियरी में जीडीपी ज़्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो उसका सबसे पहला रीज़न है अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हमारे यहाँ सेक्टर वाइज लोग जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी सेक्टर में मान लो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में कम है, और सर्विस में है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कमी है, इस कारण लोग यहाँ से कमाई नहीं कर पा रहे हैं, इनकम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एग्रीकल्चर या सर्विस में दबाव बनाकर बैठे हुए हैं। तो एक ये कारण है। दूसरा, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन का जो रेशियो है वो बहुत ही स्लो है। हमारे देश में इतना ज़्यादा रेट टापिज्म है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नाम की है, अगर वो इवॉल्व कर भी रही है तो उसको एक इंडस्ट्री को इवॉल्व या ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। इसके कारण जॉब का क्रिएशन बहुत लिमिटेड होता है। तो इनसफिशियंट जॉब्स है सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे। तीसरा, हमारे यहाँ कहने को तो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बट ये स्किल्ड नहीं है, यानी नन स्किल्ड हैं, और केवल इनके पास डिग्रियां हैं। तो डिग्री होने से काम थोड़े मिलता है। अगर आपके पास मान लो किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक चीज़ का स्किल नहीं है, जैसे आज ज़माना डेटा साइंस का है, और भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में है, और लोगों को अभी भी हिस्ट्री जोग्राफी, सॉरी मेरा भी सब्जेक्ट है ये, मतलब आप उसमें भी पारंगत नहीं हो, निपुण नहीं है, पढ़ाना कैसे है, या मान लो अगर आप टीचर भी हो तो आपको उसके बारे में वो आइडिया नहीं है जितना बेसिक होना चाहिए। तो आपने बस डिग्रियां कलेक्ट कर ली लेकिन स्किल नहीं है, तो लोगों के पास काम नहीं है। और चौथा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये क्या होता है तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। देखो, डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपी हुई, हिंदी में होता है छिपी हुई। ठीक है, यानी हिडन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ऐसे समझो, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पास 2 एकर्स प्लॉट है। अब लक्ष्मी के घर में 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं। अब इस 2 एकड़ प्लॉट पे खेती करने के लिए मात्र 2 मेंबर की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि लक्ष्मी के घर में सब बेरोजगार हैं तो पांचों लोग मिल करके इस पे खेती करते हैं। अगर 2 लोग भी खेती करते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो उतना ही होता जितना 5 लोग की खेती से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 3 लोग हैं, 3 पीपल हैं, ये क्या है, बेगारी कर रहे हैं। मतलब वो काम करें या ना करें, प्रोडक्शन तो सेम आएगा। तो यहाँ पर जो वो 3 लोग एक्स्ट्रा ऐड होकर के काम कर रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी सेम आ रहा है, इसके कारण इन 3 लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, हिडन एम्प्लॉयमेंट है। मतलब वो काम तो कर रहे हैं बट उनके काम का वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जहां पर आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा लोग काम में लगे हैं बट उस काम का जो प्रोडक्शन है, वैल्यू है, वो सेम ही आउटपुट आ रहा है। और इसका नतीजा ये होता है, रिजल्ट होता है कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। हिडन एम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से
इनकम कम होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स है, इरिगेशन है, पावर है, इन सब में इन्वेस्ट करना होगा। अब सोचो जब रोड, इरिगेशन और पावर में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता होगी और ये लेबर्स को काम मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी का बेसिक क्या होता है, बेसिक है एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, चाहे वो अनाज है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, इरिगेशन के लिए वेल हो गया, ठीक है ना, फिर नहरों का निर्माण हो गया जैसे आपका, ठीक है। तो इन सब के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, रोड्स बनाने होंगे, रूरल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एमएसएमई को लगाना होगा, ताकि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वहाँ बढ़े और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। प्लस साथ में अगर बहुत ही लोग इस तरह के हैं कि जिनके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए क्रेडिट्स की व्यवस्था करनी होगी और ये क्रेडिट उन्हें गवर्नमेंट सपोर्टेड बैंक्स के द्वारा देना होगा, ताकि लोएस्ट रेट पे उन्हें कैपिटल का अरेंजमेंट कराया जा सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना होगा, जिसमें लेबर्स की संख्या ज़्यादा होगी तो उनका इनकम बढ़ेगा, इस तरह जॉब क्रिएट हो सकता है। प्लस साथ में एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट, जैसे आप लोग को पता होगा प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट स्किल युवा कार्यक्रम, स्किल इंडिया कार्यक्रम, इस तरह का इनिशिएटिव चला रही है, जिसके माध्यम से बहुत सारे यूथ्स को 10th 12th इंटर लेवल पे ही कई तरह के छोटे छोटे स्किल्स की जानकारी मिले और उसमें वो निपुण हो, जिससे एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स के थ्रू वो अर्निंग बढ़ा सके और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। प्लस साथ में गवर्नमेंट को बहुत सारे स्कीम्स जैसे मनरेगा, मनरेगा के बारे में जान लेते हैं कि मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, और इसका फुल फॉर्म है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद रखिएगा कब आया, 2005 में, और 2009 में इसमें पहले ये नरेगा था, इसमें एमजी वर्ड, महात्मा गांधी वर्ड ऐड हुआ। अब इसके तहत क्या प्रोविजन है कि गवर्नमेंट हर रूरल एरिया में मिनिमम 100 डेज का वर्क एक फैमिली से मेंबर को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकाम होती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तब तक दिया जाएगा जब तक कि उनको काम नहीं मिल जाता। इस तरह रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू ला करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए नोट डाउन कर सकते हो और इसी हिसाब से लिखोगे। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझने के लिए इसको मान लेते हैं, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। तो मान लो, एक मिनट, चलो, कि जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के पास जैसे मैंने डिस्कस किया कि 2 एकर्स लैंड था और वो लैंड क्या था, अनइरिगेटेड था, मतलब उस पर सिंचाई नहीं थी। तो अगर गवर्नमेंट वहाँ पर उस एरिया में, लक्ष्मी के गांव में वेल बना देती है, तो कुआं बनाने से इरिगेशन का जो मेथड है, जो इरिगेशन है, पानी पहुंचेगा। अब लक्ष्मी जो अनफर्टाइल लैंड था उस पे कुएं के माध्यम से जो पानी पहुंचा, उससे वो बड़े मात्रा में क्या कर रही, अब अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर चाहिए, तो जो उसके यहाँ डिसगाइज्ड मेंबर लगे थे, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे थे, अब वो लेबर मिल करके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्लस मान लेते हैं कि उस एरिया में गवर्नमेंट एमएसएमई के थ्रू बहुत सारा फैक्ट्रीज छोटे छोटे लगाती है जिसमें लेबर्स की आवश्यकता है, तो लक्ष्मी के परिवार के अदर मेंबर जाके यहाँ काम करेंगे, इनकम और बढ़ेगा। इस तरह लक्ष्मी को क्रेडिट भी लोएस्ट रेट पे दिया जाता है, जिससे वो सीड्स वगैरह खरीद सकती है, और इस तरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्शन को खेती से बढ़ा सकती है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर सकती है। तो अगर आप उन सबको इन पॉइंट्स के थ्रू समझो तो आप कह सकते हो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ये सारा तरीका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी जो है वो और भी सेक्टर्स में बटी हुई है। तो देखो इसको हम लोग, इंडियन इकोनॉमी को जैसे हमने 3 सेक्टर में देखा, अब इसको हम 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर को कहा जाता है जिसमें रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड एंटरप्राइज होता है, मीन्स कि आपका
ऐसा जो व्यवस्था है यहाँ पे हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। यहाँ पे सैलरी फिक्स दी जाती है, उसमें इन्हांसमेंट होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेगमेंट है जो स्मॉल और अनरेगुलेटेड होता है। इसको हम लोग एक टेबल से समझेंगे। देखो, एक मिनट। अब अगला है, इंडियन इकोनॉमी सेक्टर को दो और कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली रजिस्टर्ड होता है और रेगुलेटेड होता है, यानी यहाँ हर चीज रूल रेगुलेशन से चलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपका है वो स्मॉल और अनरेगुलेटेड होता है। इसके फीचर्स को हम लोग और समझेंगे। देखिए, जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जो होती है ऑर्गेनाइज में हाई होता है, अनऑर्गेनाइज में लो होता है। बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज में हाई होता है, अनऑर्गेनाइज में फ्यू होता है, जबकि ऑर्गेनाइज में वर्किंग कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, अनऑर्गेनाइज में पुअर होता है। वेजेस आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाई मिलते हैं, लोअर मिलते हैं अनऑर्गेनाइज में। रेगुलेशंस, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन से काम होता है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा सकता। अब अगर हम मान लो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, तो एक कांता है और एक तरफ कमल उसका पड़ोसी है। ठीक है, कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में मान लेते हैं किसी अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करती है, जहां उसको 9 to 5 जॉब मिल रहा है, यानी टाइम रेगुलेशन से, प्लस उसको फिक्स सैलरी मिलती है और सैलरी में इंक्रीमेंट है, ईयरली एनुअल इंक्रीमेंट है, सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है, प्लस उसको संडे को लीव है, यानी पेड लीव मिल रहा है, उसको छुट्टी के लिए पैसा नहीं काटा जाता है। प्लस अगर वो चाहे तो साल भर में छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जा सकती है और उसके जॉब में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी जॉब सिक्योर्ड रहता है। ठीक है, इस तरह की बेनिफिट्स उसको मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जबकि कमल जो है एक साड़ी की दुकान में काम करता है और साड़ी की दुकान में उसके मालिक के हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। कमल को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, प्लस संडे को भी उसको जाना पड़ता है, यानी यहाँ पे अनपेड लीव है। अगर वो छुट्टी लेगा तो उसका पैसा कट जाएगा। प्लस उसकी सैलरी बहुत ही लो है और चूंकि उसके पास काम की कमी है और दोबारा काम नहीं मिलेगा, उसे कोई स्किल नहीं आता है, इसलिए वो काम छोड़ नहीं सकता है, नहीं तो उसको दोबारा कोई जॉब नहीं मिलेगा, यानी उसे जो जॉब सिक्योरिटी जो यहाँ है वो उसको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा सैलरी लो है और रूल्स रेगुलेशन में जैसा मालिक चाहेगा वैसा कमल को काम करना पड़ेगा। तो इस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, सर्विस सेक्टर में ही है लेकिन ऑटो ड्राइवर्स, कभी सवारी मिली कभी नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा आप इंडस्ट्रीज के लेबरर्स को देख लो, ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जिनकी कंडीशंस बहुत ही खराब है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो उनके लिए वेज लॉ बनाया जा सकता है, मिनिमम वेज लॉ, कि हाँ, गवर्नमेंट इस पर विचार करे और किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए मान लो मिनिमम वेज का प्रोविजन किया जाए। मान लो पर डे वो 500 से कम नहीं मिलना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्टली इसको एग्जीक्यूट किया जाए कि कहीं पे कोई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रन करने वाले बड़े प्लेयर्स हैं वो इनके वेजेस को कट ना कर लें। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, अब मान लेते हैं कोई बड़ी एमएनसी में या गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता है, उसके पास स्किल और एजुकेशन की कमी है, तो इसके अलावा भी उसको सोशल सिक्योरिटी मिलने का पूरा हक है। और गवर्नमेंट को ऐसे गिग, मान लो जैसे आप देखते हो जोमेटो में काम करने वाले लोग हैं, स्विगी में काम करने वाले, जो इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो घूम घूम कर काम करते हैं, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाना चाहिए, इनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि गरीबी में अगर गलती से इन्हें कभी बहुत भयंकर बीमारी हो जाए या इनके लाइफ के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो इनके परिवार को इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम का या इनको भी फायदा मिल सके। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस बनाने चाहिए, जिसके थ्रू ऐसे कंपनीज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए जिससे ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको भी बेटर कंडीशंस मिल सके। प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को लोएस्ट रेट पे क्रेडिट मिले, उनको भी स्किल सिखाने की कोशिश की जाए और उनको एमएसएमई के द्वारा लोएस्ट रेट पे आपका क्रेडिट मिले, जिससे वो भी अपने
सेक्टर में जिस काम का भी उन्हें नॉलेज है उससे रिलेटेड वो मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ट्रेनिंग कर सकें और इस तरह उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आया भाई? तो देखो, जैसे प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी में हमारा इकोनॉमी बटा था, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में बटा था, उसी तरह इंडियन इकोनॉमी को में दो तरह के और प्लेयर्स हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर उसको कहते हैं जिसपे गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है और इनका एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हुए पब्लिक के लिए क्या करना? वेलफेयर करना। जबकि प्राइवेट ओनरशिप में प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में, किसी खास परिवार या इंडिविजुअल के हाथ में पूरे कंपनी का बागडोर होता है, रनिंग एंड मैनेजमेंट, और इनका एम होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर का हमारे सोसाइटी पे या इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव है। तो देखो, पब्लिक सेक्टर मोस्टली रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे आप देखते होंगे इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो अब ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल और इंडियन रेलवे, ये सारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज हैं जिसके थ्रू बहुत ही, अब इंडियन रेलवे को छोड़ दे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे बच्चे, ऐसे लोग इलाज कराते हैं जिनके पास बेयर मिनिमम पैसा होता है। तो इस तरह इससे डेवलपमेंट भी होता है और ऐसे लोगों की देखभाल भी हो जाती है। इंडियन रेलवे, अब सोचो आपको भारत के किसी कोने में जाना है और अगर रेलवे सोचो प्राइवेट हाथों में होता तो आपसे कितना चार्ज करते सुख सुविधा के लिए, लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज होने के कारण बहुत ही बेयर मिनिमम एवरेज प्राइस में आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। इस तरह डेवलपमेंट भी हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया और लोगों की सेवा भी हो गई। इसेंशियल सर्विस, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या किया जाता है? देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, जिसमें आप यहाँ से सोचो बहुत सारे NHAI हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो अगर पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट के हाथों में ये सेक्टर है, तो ईजिली कम पैसे में हम कम टैक्स दे करके ईजिली इन सारे रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सोचो ये प्राइवेट हाथ में होता तो हमें कितना टैक्स या हमें कितना चार्ज हमसे लिया जाता। और पब्लिक सेक्टर के द्वारा सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती है और इन स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे पेंशन स्कीम्स हो गया। तो गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से ही बहुत सारा बचा करके या उसको अलॉट करती है पेंशन्स में, और जो भी गरीब, मान लो विडो है, फ्रीडम फाइटर्स हैं और ओल्ड एज पीपल हैं, उनको पेंशन प्रोवाइड करती है ताकि उनको एक बेसिक सहायता दी जा सके। तो पब्लिक सेक्टर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा रोल है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। और बेसिकली पब्लिक सेक्टर किसके हाथों में होती है? गवर्नमेंट के हाथों में होती है। अब हम लोग जाते जाते देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे इनको हैंडल किया जा सकता है। तो देखो, इंडियन इकोनॉमी में ज़रूरत है सस्टेनेबल ग्रोथ की, ताकि हम ग्रोथ भी करें, साथ साथ हम अपने सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड सेक्शन हैं उनको भी साथ लेके चलें कि वो पीछे ना छूट जाएं। प्लस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में अभी भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना होगा और उसमें जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी की रेड टैपिज्म है, इसको कम से कम करना होगा। प्लस वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन लाना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन स्कीम्स लाने होंगे। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमारे देश में है उसको दूर करने के लिए हमें स्किल और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर प्लस प्राइमरी सेक्टर, इन तीनों के आपस में कोऑर्डिनेशन से हम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं। प्लस हमें सेक्टर्स में ये ध्यान देना होगा कि जो अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव करके इनके फंडामेंटल्स को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।